हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 का थर्ड पार्ट। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन देख ली थी, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स देख लिए थे। और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर होता क्या है? इट इज़ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल। ये नर्व सेल की थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है और अ न्यूरॉन एंड कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड माइलिन शीथ। नर्व फाइबर होता क्या है? ये एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है, मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का, जिसके अंदर हमारा नर्व फाइबर में हमारा एक्सॉन और माइलिन शीथ, ये दो चीज़ें जो होती है हमारी नर्व फाइबर में आती है। आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है। चलिए पहले देख लेते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स दोज आर कवर्ड बाय माइलिन शीथ। जो नर्व फाइबर्स कवर्ड होते हैं माइलिन शीथ से, जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या आती है? ये हमारा एज अ इंसुलेटर काम करती है। सेकंड आता है हमारा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर दोज आर नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीथ। ये वो नर्व फाइबर्स होती हैं जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरेज नहीं होती, मतलब इनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। सेकंड क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है, सोमैटिक नर्व फाइबर्स और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। फर्स्ट आता है हमारा सोमैटिक नर्व फाइबर, सप्लाई द स्केलेटल मसल ऑफ द बॉडी। ये जो होता है हमारा स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। दीज आर इन्फानाइट टाइप मोटर नर्व फाइबर, इट ऑलवेज लीड टू मसल एक्साइटेशन। ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं हमेशा एक्साइटेशन कोज करती हैं। और दूसरा जो होता है हमारा, ये हमेशा स्केलेटल मसल से ही कनेक्ट होती हैं। सेकंड आता है हमारा ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स, सप्लाई द वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स से सप्लाई होती है इसकी। दीज आर इनरवेट स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स, हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ होमोस्टेसिस। ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स जो होती है हमारी, ये हमारा जो होता है होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए आती है। और ये जो मेनली जो होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स होती हैं, ये वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कनेक्ट होती हैं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो कि जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक चलता रहता है, हम चाह के भी इसे स्टॉप नहीं कर सकते। और सोमैटिक नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में अटैच होती है, मतलब जो भी हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो हमारी होगी सोमैटिक नर्व फाइबर्स। इसमें क्या होता है हमारा, जो हम वो एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमारा लोकोमोशन हो गया, ईटिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब वो एक्टिविटीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम अपने हिसाब से करते हैं। ये जो होता है हमारा स्केलेटल मसल से कनेक्ट होती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी नर्व फाइबर्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारा हो गया एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, अनफटिगेबिलिटी, ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। ये जो हमारी 5 एक्टिविटी है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारी 5 प्रॉपर्टी है जो कि हमारी नर्व फाइबर शो करती है। फर्स्ट आती है हमारी एक्साइटेबिलिटी। When a stimulus is applied, the nerve fibers demonstrate a change in the electrical activity from its resting state. एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है हमारा, जब भी स्टिमुलस आती है तो हमारी जो नर्व फाइबर है वो एक्साइट हो जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है इन्फ्लक्स ऑफ, पहले जो होता है वो रेस्टिंग स्टेट में होती है, फिर सडनली जब स्टिमुलस आता है हमारी नर्व फाइबर में तो सडनली वो जो होता है उसमें इन्फ्लक्स, आयंस इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारी जो है ये एक्साइटेबल हो जाती है, इस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर सेकंड आता है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स टू ट्रांसमिट इम्पल्स ऑल अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द एक्सॉन विदाउट एनी चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल।
इसमें क्या होता है, हमारा नर्व फाइबर में हमारी एबिलिटी होती है कि वो हमारी कोई भी इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सके, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करती है। उसी एबिलिटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। मतलब इसमें एक इम्पल्स को कंडक्ट करने की एबिलिटी है, उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये जो है हमारी नर्व फाइबर बिना एम्पलीट्यूड को चेंज करे वो जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट कर देती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ये जो है ट्रांसफ़र करती है। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज टर्म्ड एज डिस्क्रीमेंट लेस कंडक्शन। मतलब बिना लॉस के या फिर बिना चेंज इन एम्पलीट्यूड, बिना एम्पलीट्यूड को चेंज करे जो हमारा एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है, उस कंडक्शन को हम कहते हैं डिस्क्रीमेंट लेस कंडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा बिना एम्पलीट्यूड को चेंज करे हमारा कंडक्शन होता है। थर्ड आता है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। It is the duration after an effective stimulus. When a second stimulus is applied, there will be no response for second stimulus. Refractory time period हमारा वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा एक जो स्टिमुलस आया, ठीक है, उसके बाद जब हमारा वो कम्प्लीटली हो चुका है, स्टिमुलस जा चुका है, उसके बाद से लेके जो सेकंड स्टिमुलस आता है तब तक हमारी जो हमारी ये है नर्व फाइबर है वो कोई रिस्पांस नहीं देती। जैसे हमारा फर्स्ट स्टिमुलस आया, फर्स्ट स्टिमुलस के जाने के बाद और सेकंड स्टिमुलस आने के से पहले इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब जिस पीरियड में हमारी जो नर्व फाइबर है वो अनअफेक्टेड हो, मतलब उसमें कोई भी इफ़ेक्ट ना हो या फिर कोई भी वर्क ना हो, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती उस टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर आता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, अनफटीगेबिलिटी। नर्व फाइबर्स कैन नॉट बी फटीग्ड इवन व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड कंटिन्यूसली। हमारा जैसे वो होता है, आपने देखा होगा एसए नोड जो होता है हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, उसमें जो होता है वो कंटिन्यूस स्टिमुलेट होता रहता है, उसके बाद भी वो जो है फटीग नहीं होता, मतलब वो थकता नहीं है और बिना रुके वो वर्क करता रहता है अपना। ये जो होता है हमारा स्टिमुलेटेड कंटिन्यूसली, इट कैन नॉट बी फटीग, मतलब ये जो है हमारा ख़राब नहीं होता और थकता नहीं है बिना। ये जो है जब हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करते रहते हैं तब भी ये जो है ये फटीग नहीं होता। फिर फिफ्थ हमारा आता है ऑल और नन रिस्पॉन्स। इट स्टेट दैट व्हेन द टिश्यू स्टिमुलेटेड with threshold or more than threshold strength, the amplitude or of response will remain the same, but for stimulus of less threshold strength there will be not will be response. ऑल और नन रिस्पॉन्स हमारा ये कहता है कि जब भी हमारी जो नर्व फाइबर है उसमें अगर हमारा थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, स्टिमुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, तो उस केस में हमारा जो है रिस्पांस देगा, मतलब ये जो है हमारा नर्व फाइबर रिस्पांस देगा। अगर हमारी स्टिमुलस जो है वो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से कम होगी, अगर लेस देन थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ होगी तो हमारा जो है कोई भी रिस्पांस नहीं आएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जब तक हमारी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हम देंगे तभी हमारा जो है वो कंपाउंड रिएक्शन देगा। अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी से कम रिएक्शन एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तब तक वो एनर्जी मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारा जो है नर्व फाइबर भी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करता है। जब तक उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हम स्टिमुलेट नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा। अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर हमने थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ दी, अगर स्टिमुलस जो है हमने थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से कम दिया तो उस केस में कोई भी रिस्पांस हमारा नहीं होगा। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। पहली थी हमारी एक्साइटेबिलिटी, दूसरी थी हमारी कंडक्टिविटी, तीसरी थी हमारी रिफ्रैक्टरी पीरियड और चौथी थी हमारी अनफटीगेबिलिटी और पांचवी थी हमारी ऑल और नन रिस्पॉन्स। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एंड एक्शन पोटेंशियल। तो चलिए गाइस, जिन भी फ्रेंड्स को हमारे फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए या प्रैक्टिकल फाइल चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।